हेलो एवरीवन, जैसे हम सोल्व करते हैं बायोलॉजी टेस्ट सीरीज जिसका पार्ट नंबर 7 है रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स की लिंक आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे को नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में क्रोमोफिल कोशिकाओं का जो कार्य होता है ये क्या होता है। ठीक है, क्रोमोफिल कोशिकाएं होती है केंचुए में, तो इनका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। म्यूकस का स्रावण करना होता है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करना होता है, वसा संग्रहण करना होता है, फिर लार का स्रावण करना होता है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। इससे पहले हमने सुबह बताया था आपको कि शाम को आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास से स्टार्ट की जाए, इसलिए यहाँ बायोलॉजी क्लास आज ली गई है, इसलिए डोंट माइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन आपसे पूछा है केंचुए में क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य निम्न में से कौन सा होता है। तो जल्दी से बताएंगे म्यूकस का स्रावण करना होता है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करना होता है, वसा संग्रहण होता है, फिर लार का स्रावण करना होता है। तो यहाँ अगर बात की जाए क्रोमोफिल कोशिकाएं, तो क्रोमोफिल कोशिकाएं होती है तो इनका कार्य क्या होता है, यहाँ लार का स्रावण करना होता है। क्या होता है यहाँ अगर बात की जाए क्रोमोफिल कोशिकाएं तो इनका कार्य होता है लार का स्रावण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जावा ऐप मानव की कपाल क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है क्षमता के बारे में, तो कितनी क्षमता होती है जावा ऐप मानव की, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि 1450 सीसी, 900 सीसी, 1660 सीसी या फिर 1070 सीसी। जल्दी से बताएंगे इस जावा ऐप मानव। ठीक है, जावा ऐप जो मानव था तो इसकी जो कपाल क्षमता थी ये कितनी थी। 1450 थी, 900 थी, 1660 थी या फिर 1070 थी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए जावा ऐप की, तो इसकी जो कपाल क्षमता होती है ये होती है 900 सीसी की समथिंग। कितनी होती है यहाँ अगर बात की जाए जावा ऐप की, तो इसकी यहाँ कपाल क्षमता कितनी होती है 900 सीसी होती है। कितनी होती है 900 सीसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताए कॉकरोच, यार हाँ कॉकरोच की शरीर जो गुहा होती है तो निम्न में से कौन सी होती है आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे कि शरीर गुहा होती है तो उसको किस नाम से जाना है, सिलोम के नाम से, स्यूडोसिल के नाम से, हीमोसिल के नाम से, फिर सिलेंट्रॉन के नाम से। जल्दी से बताएंगे कॉकरोच की शरीर गुहा को किस नाम से जाना है या फिर शरीर गुहा कौन सी होती है। सिलोम होती है, स्यूडोसिल होती है, हीमोसिल होती है, फिर सिलेंट्रॉन होती है। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए कॉकरोच की शरीर गुहा है तो कौन सी होती है। यहाँ अगर बात की जाए शरीर गुहा कॉकरोच की तो उसे बोला जाता है हीमोसिल। कौन सी होती है हीमोसिल होती है। कौन सी होती है शरीर गुहा कॉकरोच की, ये होती है हीमोसिल। कौन सा राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी परिघटना हाइड्रा में घटित होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है किसी परिघटना के बारे में और किस में घटित होती है। यहाँ हाइड्रा में घटित होती है। किसमें बतानी है आपको कि हाइड्रा में कौन सी परिघटना ऐसी है जो कि घटित होती है। आपको बताना है कि उपापचयन होती है, रूपांतरण होता है, लैंगिक द्विरूपता होता है, फिर विखंडता होता है। जल्दी से बताएंगे हाइड्रा में कौन सी परिगणना देखने को मिलती है। उपापचयन, रूपांतरण, लैंगिक द्विरूपता या फिर विखंडता। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात की हाइड्रा में, तो हाइड्रा में कौन सी परिगणना देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। जिसने भी कमेंट किया है फर्स्ट ऑप्शन उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आपसे पूछता है हाइड्रा में, तो यहाँ हाइड्रा में क्या देखने को मिलती है, यहाँ कौन सी परिघटना देखने को मिलती है, उपापचयन। कौन सी देखने को मिलती है, उपापचयन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चूहे के अंडाशय से निकले अंडे में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया। ठीक है, अंडे में आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु में तो क्या होते हैं, एक्स होते हैं। आपको पता होगा कि एक्स गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है चूहे के अंडाशय से जो अंडे निकलते हैं तो इसमें कितने एक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमने बताया एक्स होते हैं, लेकिन कितने होते हैं आप ऑप्शन में देख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी सुनाएंगे कि अंडाशय से निकले अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं। एक वाई गुणसूत्र होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, फिर एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। जल्दी सही राइट आंसर क्या है कि चूहे के अंडाशय से निकले जो अंडा होता है तो इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट हमने बताया था यहाँ एक्स गुणसूत्र, ये आपको जानना है कितने होते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए अंडाशय में अंडे की, तो यहाँ अंडे में कितने होते हैं, एक गुणसूत्र होता है, एक एक्स गुणसूत्र होता है। कितना होता है यहाँ अगर बात की जाए चूहे के अंडाशय से निकले अंडे में, तो इसमें केवल यहाँ एक गुणसूत्र होता है, केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेंढक में अंडा क्या होता है, अर्थात यहाँ अंडे का प्रकार क्या होता है। ये आपसे पूछा है एलिसितल प्रकार का होता है, सेंट्रोलेसितल प्रकार का होता है, आइसोलेसितल प्रकार का होता है, फिर टीलोलेसितल प्रकार का होता है। जल्दी बताएंगे कि मेंढक में अंडे का प्रकार क्या होता है, फिर अंडा क्या होता है। एलिसितल प्रकार का होता है, सेंट्रोलेसितल प्रकार का होता है, आइसोलेसितल प्रकार का होता है, फिर टीलोलेसितल प्रकार का होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए मेंढक के अंडे तो किस प्रकार का होता है, टीलोलेसितल प्रकार का होता है। कौन सा होता है यहाँ अगर बात की जाए मेंढक का अंडा तो किस प्रकार का होता है, ये होता है यार टीलोलेसितल प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेंढक का अंडे में यहाँ विभाजन किस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मेंढक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेंढक में जो यहाँ अंडा है तो इसमें किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है ये आपको बताना है। देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर होता है होलोब्लास्टिस, डिप्लोब्लास्टिस, ट्रिप्लोब्लास्टिस, फिर मीजोब्लास्टिस। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है कि मेंढक का जो अंडा होता है तो इसमें किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है। जल्दी से बताएंगे होलोब्लास्टिस, डिप्लोब्लास्टिस, ट्रिप्लोब्लास्टिस या फिर मीजोब्लास्टिस। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए मेंढक का जो अंडा होता है तो इसमें किस प्रकार का विभाजन, तो ये होता है होलोब्लास्टिस। कौन सा होता है यहाँ, होलोब्लास्टिस टाइप का देखने को मिलता है। जो अंडा होता है तो इसमें यहाँ विभाजन किस प्रकार का देखने को मिलता है, होलोब्लास्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्राणी में निषेचन एवं विकास। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किस प्राणी में निषेचन एवं विकास भारी तौर पर पानी में होता है। यहाँ कि निषेचन और विकास कहाँ पर होता है, पानी में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे चूहा होता है, मेंढक होता है, हाइड्रा होता है, फिर केंचुआ होता है। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा प्राणी जिसमें यहाँ निषेचन और जो विकास होता है उसका डेवलपमेंट होता है ये भारी तौर पर क्या होता है, पानी में होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। चूहा होता है, मेंढक होता है, हाइड्रा होता है, फिर केंचुआ होता है। तो आपको पता होगा इजी क्वेश्चन है। यहाँ अगर बात करें निषेचन और विकास तो ये भारी तौर पर किस में होता है, यहाँ पानी पर होता है। तो किस में होता है, यहाँ मेंढक में होता है। कौन सी है यहाँ, ऐसा कौन सा प्राणी होता है, मेंढक होता है, जिसमें यहाँ निषेचन और जो उसका विकास होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ पर होता है, पानी में होता है। कहाँ पर होता है, पानी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताइए मेंढक में गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गैस्ट्रुलेशन आपको दे रखा है। तो मेंढक में गैस्ट्रुलेशन शामिल होता है, अर्थात क्या है जो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है तो इसमें किन किन को शामिल किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे गैस्ट्रुलेशन में कौन कौन से आते हैं। एपिबोली को रखा गया है, एम्बोली को रखा है, अंतर्वलन को रखा है, फिर इन सभी को रखा गया है। जल्दी से बताएंगे कि गैस्ट्रुलेशन में किन किन को शामिल किया गया है, एपिबोली को, एम्बोली को, अंतर्वलन को, फिर इनमें से सभी। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यार अगर बात की जाए मेंढक में, ठीक है, अगर बात की जाए मेंढक का जो गैस्ट्रुलेशन होता है तो गैस्ट्रुलेशन में किसको शामिल किया गया है, तो इनमें सम्मिलित किया गया है सभी को। अर्थात यहाँ एपिबोली को भी सम्मिलित किया गया है, एम्बोली को भी सम्मिलित किया गया है, अंतर्वलन को भी सम्मिलित किया गया है। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन दिया है तो उसका राइट आंसर क्योंकि अगर बात की जाए गैस्ट्रुलेशन में तो गैस्ट्रुलेशन इन सभी को शामिल किया गया है, एपिबोली, एम्बोली और अंतर्वलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भ्रूणीय परिवर्तन। यार हाँ कि भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था में कोशिकाओं का विभेदन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था में कोशिकाओं का विभेदन होता है। तो जल्दी से बताएं कौन सी अवस्था होती है, ब्लास्टुला होती है, मोरुला होती है, गैस्ट्रुला होती है, फिर न्यूरोला होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि भ्रूणीय परिवर्तन अर्थात यहाँ जब भ्रूण का विकास हो रहा है तो यहाँ कौन सी अवस्था में यहाँ कोशिका का विभेदन होता है ये आपसे पूछा है। जल्दी से बताएंगे कोशिका को विभेदन किसमें देखने को मिलता है, ब्लास्टुला में, मोरुला में, गैस्ट्रुला में, फिर न्यूरोला में। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए कि कोशिका को विभेदन किसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर बात कीजिए भ्रूणीय परिवर्तन की अवस्था तो इसमें यहाँ जो कोशिका को विभेदन होता है ये होता है यहाँ गैस्ट्रुला में। किसमें देखने को मिलता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। क्योंकि अगर आपसे पूछता है कोशिका को विभेदन तो किसमें देखने को मिलता है, यहाँ भ्रूण का जो विकास हो रहा है तो उसके दौरान जो कोशिका को विभेदन होता है ये होता है गैस्ट्रुला में। किसमें होता है, गैस्ट्रुला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी होती है, अर्थात किससे संबंधित होती है ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी होती है, लिंग सहलग्न होती है, ऑटोसोमल होती है, विषाणु वीय होती है, फिर जीवाणु वीय होती है। जल्दी से बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी होती है, लिंग सहलग्न होती है, ऑटोसोमल होती है, विषाणु वीय होती है, फिर जीवाणु वीय होती है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो आपको पता होगा अगर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की तो डाउन सिंड्रोम क्या होती है, हाँ एक ऑटोसोमल होती है अर्थात गुणसूत्रों से संबंधित होती है। हाँ ऑटोसोमल क्या होता है, एक प्रकार का एक गुणसूत्र का टाइप होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो गुणसूत्र से संबंधित एक बीमारी होती है। किससे संबंधित होती है, हाँ अगर बात की डाउन सिंड्रोम तो क्या होती है, ऑटोसोमल बीमारी होती है अर्थात गुणसूत्र से संबंधित एक बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन से दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मंगोलिज्म। यार हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि मंगोलिज्म। ठीक है, आपने इसी को 12th में ही पढ़ लिया है कि मंगोलिज्म किसका परिणाम होता है, किसका रिजल्ट होता है, ये आपको बताना है कि मंगोलिज्म में होता क्या है। 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, तीन मात्राओं में गुणसूत्र का 23वां जोड़ होता है, फिर गुणसूत्र का एक सदस्य जो 21वां जोड़ होता है ये जोड़ा हो जाता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि मंगोलिज्म किसका परिणाम होता है। इन दोनों में से डायरेक्ट आप बता दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से एक राइट आंसर है। तो जल्दी से बताएंगे मंगोलिज्म होता क्या है, अर्थात यहाँ 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं या फिर 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि मंगोलिज्म में क्या होता है, अर्थात यहाँ इसमें 46 की जगह 47 गुणसूत्र हो जाते हैं या फिर यहाँ 46 गुणसूत्र की जगह 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। जल्दी से बताएंगे इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है।
तो यार हाँ, अगर आपसे पूछता है मंगोलिज्म, तो यार हाँ, मंगोलिज्म में क्या होता है 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्या होता है यार, अगर बात की जाए मंगोलिज्म में, तो मंगोलिज्म में क्या होता है 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे कि मानव शुक्राणु में, ठीक है, किसमें पूछा गया है, मानव शुक्राणु में पूछा गया है। तो जल्दी से पाएंगे ऑटोसोम या गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। 2 होती है, 1 होती है, 22 होती है, फिर 46 होती है। जल्दी से पाएंगे कि ऑटोसोम की संख्या क्या होती है मानव शुक्राणु में। जल्दी से पाएंगे क्या होती है, राइट आंसर। जल्दी से पाएंगे ऑटोसोम की संख्या क्या होती है शुक्राणु में। 2 होती है, 1 होती है, 22 होती है, फिर 46 होती है, फिर 46 होती है। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि ऑटोसोम की संख्या क्या होती है मानव शुक्राणु में। 2 होती है, 1 होती है, 22 होती है, फिर 46 होती है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए मानव शुक्राणु में, तो मानव शुक्राणु में यहाँ ऑटोसोम की संख्या मतलब यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है 22 होती है। कितनी होती है, यहाँ 22 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से पाएंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। हुगो डीवेरियस के द्वारा, बेसमैन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, फिर डार्विन के द्वारा। जल्दी से पाएंगे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जल्दी से पाएंगे हुगो डीवेरियस के द्वारा, बेसमैन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, फिर डार्विन के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ अगर आपसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत तो ये दिया लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत तो ये दिया गया था लेमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यार हाँ कि पुस्तक का नाम है क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यार हाँ कि अगर आपसे पूछता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब प्रकाशित होगी, इसे कब प्रकाशन में लाया गया था। जल्दी से आप पहले बता दीजिए कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक थी तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसको प्रकाशित कब किया गया था, इसको पब्लिश कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से पाएंगे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है तो ये पुस्तक कब प्रकाशन में आई थी। 1809 में, 1858 में, 1956 में या फिर 1859 में। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक है ये कब पब्लिश की गई थी। 1809 में, 1858 में, 1956 में या फिर 1859 में। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात किया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, ये नामक जो पुस्तक थी यहाँ इसे पब्लिश किया गया था 1859 में। कब किया गया था, अगर आपसे पूछते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो ये जो पुस्तक थी इसको प्रकाशन में लाया गया था 1859 में। कब लाया गया था, 1859 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वास्तविक आयु। यार हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यार हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा है वास्तविक आयु और मानसिक आयु। ठीक है, वास्तविक आयु और मानसिक आयु के बीच जो अनुपात होता है, ठीक है, जो अनुपात होता है तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या कहलाता है, इसको छोड़ दीजिए, इनमें क्या अंतर पड़ता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनमें क्या अंतर पड़ता है कि ये घटता है, बढ़ता है या फिर निरंतरित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से आएंगे वास्तविक आयु होती है, एक मानसिक आयु होती है। ठीक है, वास्तविक आयु होती है और एक होती है मानसिक आयु। तो इनके बीच का संबंध क्या होता है, इसके अनुपात में किस प्रकार का डिफरेंस देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि ऐसे रहता है, अपरिवर्तित रहता है, सदैव बढ़ता रहता है, फिर सदैव घटता रहता है। अर्थात यहाँ वास्तविक आयु और मानसिक आयु का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, इसमें यहाँ क्या होता है, सदैव ऐसे रहता है यानी अपरिवर्तित रहता है, सदैव बढ़ता रहता है, फिर सदैव घटता रहता है। तो यहाँ अगर बात की जाए आपसे यहाँ वास्तविक आयु और मानसिक आयु के बारे में, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक आयु और मानसिक आयु के जो बीच का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, तो ये हमेशा घटता रहता है। क्या होता है यहाँ, हमेशा घटता रहता है। क्या होता है यार, अगर बात की जाए वास्तविक आयु और मानसिक आयु तो इनके जो बीच का अनुपात होता है ये हमेशा घटता रहता है। अतः राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा है राइट आंसर, सदैव घटता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए मनुष्य की बंदीकरण। यहाँ मनुष्य की भी की जाती है, जैसे कि पशुओं में की जाती है बंदीकरण, तो उसी प्रकार यहाँ मनुष्य में भी क्या कहते हैं, बंदीकरण कहते हैं। तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से पाएंगे ट्यूबेक्टोमी द्वारा, स्प्लीजेक्टोमी के द्वारा, या फिर वेसेक्टोमी द्वारा, फिर स्टेरोटोमी के द्वारा। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि मनुष्य के जो बंदीकरण किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है कि ए बी सी या फिर डी। जल्दी से पाएंगे। तो यहाँ अगर बात की जाए मनुष्य की, तो यहाँ अगर बात की जाए मनुष्य का जो बंदीकरण किया है ये कैसा है, वेसेक्टोमी के द्वारा। किसके द्वारा कैसा है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए मनुष्य की बंदीकरण तो ये कैसा है, वेसेक्टोमी के द्वारा। किसके द्वारा, वेसेक्टोमी के द्वारा। किसके द्वारा, वेसेक्टोमी के द्वारा कैसा है, किसके द्वारा कैसा है। यहाँ अगर बात की जाए मनुष्य का बंदीकरण तो ये कैसा है, वेसेक्टोमी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिंदु स्राव। ठीक है, बिंदु स्राव निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, ये भी हमने कई बार पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए कि बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है। जल्दी से बताएंगे, वाष्पोत्सर्जन कारण होता है, परासरण के द्वारा होता है, मूलीय दाब के द्वारा होता है, फिर परासरणीय दाब के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है कि बिंदु स्राव निम्न में से किसके कारण होता है। इसका कारण क्या होता है कि बिंदु स्राव होता क्यों है, वाष्पोत्सर्जन कारण, परासरण के कारण, मूलीय दाब के कारण, या फिर परासरणीय दाब के कारण। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है
बिंदु स्त्राव होता क्यों है? तो यहाँ अगर बात की जाए बिंदु स्त्राव, तो बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है यहाँ मूलीय दाब के प्रेशर से, अर्थात यहाँ जो रूट का प्रेशर होता है अर्थात मूलीय दाब होता है, तो इसी के द्वारा क्या होता है यहाँ बिंदु स्त्राव देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ बिंदु स्त्राव किसके कारण होता है? मूलीय दाब के द्वारा होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है? डीएनए के बारे में पूछा गया है, डीएनए के बारे में, ठीक है। तो डीएनए आपको बताना है जल्दी से कि नाभिक की झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा गया है, तो जल्दी से पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है। तो इस पर यानी नाभिक की झिल्ली से घिरा रहता है ये, या फिर पूर्णतः अनुपस्थित रहता है, आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, या फिर बिना नाभिक की झिल्ली के होता है। जल्दी से पाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए क्या होता है? नाभिक की झिल्ली से घिरा रहता है, पूर्ण से अनुपस्थित होता है, आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, या फिर बिना नाभिक की झिल्ली के होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है, तो जल्दी से राइट आंसर कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से आएंगे। यहाँ अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका की, ठीक है, अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका की डीएनए के बारे में, तो डीएनए क्या होता है यहाँ? बिना नाभिक की झिल्ली का होता है। कौन सा राइट आंसर यहाँ जिसने भी कमेंट किया है फोर्थ ऑप्शन उसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ जो डीएनए होता है ये क्या होता है? बिना नाभिक की झिल्ली का होता है। किस प्रकार का होता है यहाँ? बिना नाभिक की झिल्ली का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जीन विनिमय, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन विनिमय अर्थात जिसे यहाँ क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना है, तो जल्दी से जीन विनिमय किसमें देखने को मिलती है? जल्दी से राइट आंसर क्या है? कि लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पेकाइटिन होता है, फिर डिप्लोटीन होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? कि जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर किस में देखने को मिलता है? लेप्टोटीन में देखने को मिलता है, जाइगोटीन में देखने को मिलता है, पेकाइटिन में देखने को मिलता है, फिर डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? कि जीन विनिमय किस में देखने को मिलता है? अरे यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आएंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे एग्जाम पूछा गया है कि जीन विनिमय किस में देखने को मिलता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है? तो यहाँ अगर बात है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको एक सोल्डरी के साथ याद कर सकते हो आप कि किस स्टेज में देखने को मिलता है। ये रहा ना पीसी से आपको डायरेक्ट याद है। क्रॉसिंग ओवर मतलब पेकाइटिन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसे कैसे याद रहोगे? पेकाइटिन में यहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। कैसे याद रहो? पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। कैसे याद रहोगे यार? इसका राइट आंसर कैसा है? पेकाइटिन, क्योंकि यार अगर आप जीन विनिमय फिर क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है किस में होती है? पेकाइटिन में होती है। और कैसे याद रहो इसे? पीसी के नाम से। किस नाम से याद रहो? पीसी के नाम से, मतलब यार हम पेकाइटिन किस में होती है? क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर किस में देखने को मिलता है? पेकाइटिन में, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर है किस में देखने को मिलता है? पेकाइटिन में देखने को मिलता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोशिका द्वारा, यानी जो द्वार कोशिका होती है, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन को कि द्वार कोशिका में निम्न में से कौन से तत्व के इकट्ठा होने जाने से रंध्र खुल जाते हैं? तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रंध्रों के खुलने और बंद करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है ये किस विटामिन पर डिपेंड करती है? कौन से जो तत्व होता है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो देख लीजिए ऑप्शंस, कैल्शियम के द्वारा, मैग्नीशियम के द्वारा, आयरन के द्वारा, फिर पोटेशियम के द्वारा। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है? कि रंध्र किसके द्वारा खुल जाते हैं? कौन सा तत्व ऐसा है जिसके इकट्ठा होने से द्वार कोशिकाओं में रंध्र खुल जाते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर पोटास। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या फिर पोटास। तो यहाँ अगर बात करें रंध्रों के बारे में, ठीक है, आपको ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है कि रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य किसके द्वारा कैसा है? कौन से तत्व के द्वारा कैसा है? तब आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ? अगर बात करें रंध्रों के खोलने और बंद करने की क्रिया, तो ये डिपेंड करती है पोटास पर। किस पर करती है यहाँ? पोटेशियम या फिर पोटास पर करती है। यहाँ अगर आप सोचते हैं रंध्रों के बारे में, ठीक है, अगर आप सोचते हैं रंध्रों की जो विनिमय की क्रिया होती है, निम्नय या फिर विनिमय बोला सा है, ठीक है, इसे तो आप तो इसे छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आपको याद रखना है यहाँ रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया होती है ये किस पर डिपेंड करती है? ये करती है यहाँ पोटेशियम अर्थात पोटास पर करती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फिर आयरन होता है। जल्दी बताएंगे कि केंद्रीय तत्व कौन सा होता है पर्णहरित का? क्लोरोफिल का, अर्थात जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, फिर आयरन होता है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है? इसे हमने कई बार सोल्व भी कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है? यहाँ अगर बात की पर्णहरित का केंद्रीय तत्व है तो ये होता है मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, जिसने भी कमेंट किया है सेकंड तो उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर बात की क्लोरोफिल का जो केंद्रीय तत्व होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसने, यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि इसमें आपसे पूछा रहा है कि किसने प्रथम बार प्रमाणित किया गया था कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन जल के द्वारा होता है। दोबारा से पढ़ लीजिए कि ऐसा किसने प्रमाणित किया गया था? ऐसा कौन से वैज्ञानिक के द्वारा प्रमाणित किया गया था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो इसके दौरान जो ऑक्सीजन है ये जल के रूप में निकलती है, ठीक है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यहाँ प्रमाणित किया था कि जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है तो इसका हांस होता है, इसका
का जो लॉस होता है ये किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। जल्दी बताएंगे किसके द्वारा बोला गया था, एम केल्विन के द्वारा, रॉबर्ट हिल के द्वारा, गोविंद जी के द्वारा या फिर रूबेन और कॉमेन के द्वारा। जल्दी बताएं राइट आंसर कौन सा है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने यह प्रमाणित किया था ये जो फोटोसिंथेसिस क्रिया की जाती है तो उसमें जो ऑक्सीजन है तो इसका हांस किस रूप में होता है, जल के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का हांस किस रूप में होता है, जल के द्वारा होता है। तो जल्दी बताएंगे ये किसने बताया था, केल्विन ने बताया था, रॉबर्ट हिल ने बताया था, गोविंद जी ने बताया, फिर रूबेन और कॉमेन ने बताया था। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की जाए ऑक्सीजन का हांस तो ये बताया था रूबेन और कॉमेन ने। किसने बताया था, अगर बात की जाए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का हांस जल के रूप में होता है, ये बताया था रूबेन और कॉमेन ने। किसने बताया था, रूबेन और कॉमेन ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताएंगे क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, पायरुविक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, फिर CO2 H2 होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है। पायरुविक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, फिर CO2 और H2 होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है कि क्रेब्स चक्र का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फिर CO2 और H2। तो यहाँ अगर बात की क्रेब्स चक्र की, ठीक है, अगर बात की क्रेब्स चक्र की तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो इसका एंड प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। यार होता है यहाँ अगर बात की जाए इसका एंड प्रोडक्ट की तो क्रेब्स चक्र का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है यहाँ ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तब आपका अगर राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के साथ साथ यहाँ CO2 और H2 भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात की क्रेब्स चक्र की तो क्रेब्स चक्र में क्या होता है यहाँ एंड जो प्रोडक्ट होता है ये होता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। और अगर बात की जाए इसके साथ साथ तो यहाँ इसके साथ साथ CO2 और H2 भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ अगर बात की क्रेब्स चक्र की तो क्रेब्स चक्र जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, CO2 + H2 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शाकाहारी जीव हरे पौधे को ग्रहण करके कितनी मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे ऊर्जा का संग्रहण, तो ये तो आपको पता होगा कि यार जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी एक दूसरे से जीवों में जाती है तो एक रूल लागू होता है, एक नियम लागू होता है, और वो कौन सा नियम है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो जल्दी से आएंगे कि यार हाँ कि मान लीजिए शाकाहारी जीव है, हरे पौधों को ग्रहण कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा का संग्रहण है वो कितनी मात्रा करता है, इसका कितना % वो ऊर्जा का जो सोर्स का लेता है उसको संग्रहण कर लेता है, उसे कलेक्ट कर लेता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है, तो कौन सा है राइट आंसर, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात की है शाकाहारी जीव की तो ये दिया गया था यहाँ जो 10% का नियम है ये दिया गया था यार लिंडेमान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एक नियम यार हाँ कि लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। अब ये लिंडेमान के नियम में बोला क्या गया था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई सा भी हरी घास, ठीक है, हरी घास को क्या कहते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं वो खाते हैं, शाकाहारी पशु क्या करते हैं, मांसाहारी पशु खा जाते हैं। तो क्या हो रहा है इन दोनों के मध्य में क्या हो रहा है, आपस में ऊर्जा का स्थानांतरण होना है। केवल यहाँ की कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। मान लीजिए कि कोई घास है, घास को क्या कर रहा है शाकाहारी पशु खा रहा है, शाकाहारी पशु क्या कर रहा है मांसाहारी पशु खा रहा है। तो इससे यहाँ जितनी जो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे में वो केवल 10% हो रहा है। ठीक है, इतने जो इसमें मान लीजिए 100% है, ठीक है, इसमें 100% एनर्जी है, इसमें इसकी कितनी गई 10% गई, और इसका 10% क्या होता है, इसका केवल 1% होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ की केवल 10% जाता है। ठीक है, जितनी भी एनर्जी होती है उसका 10% होता है। और ये नियम किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था लिंडेमान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। और इसके साथ साथ एक और याद रखना कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं ये हमेशा सीधे होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्न में से कौन सा जल पौधों को प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आएंगे निम्न में से कौन सा जल है जो कि पौधों को प्राप्त होता है। भूपृष्ठ जल होता है, आर्द्रता जल होता है, केशिका जल होता है, फिर गुरुत्वीय जल होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर है कौन सा है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा भी क्वेश्चन है। जल्दी से आएंगे कि ऐसा कौन सा जल है जो कि यहाँ पौधों को प्राप्त होता है, अवेलेबल होता है। भूपृष्ठ जल होता है, आर्द्रता जल होता है, केशिका जल होता है, फिर गुरुत्वीय जल होता है। जल्दी से आएंगे राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की है ऐसा जल तो कौन सा होता है, ये होता है केशिका जल। कौन सा होता है यार, अगर बात की है पौधों को प्राप्त होने वाला जल तो कौन सा होता है, केशिका जल होता है, जो कि यहाँ पौधों को प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं निम्न में से जलोद्भिद पौधे में किसके द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचते हैं जलोद्भिद के बारे में। तो जलोद्भिद जो पौधे होते हैं तो इनमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ये आप सोचते हैं। जल्दी से आएंगे राइट आंसर कौन सा है कि जल रंध्र के द्वारा, वात रंध्र के द्वारा, रंध्र द्वारा, या फिर सामान्य परत द्वारा। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि जो जलोद्भिद पौधे होते हैं तो इनमें यहाँ गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, जल रंध्र के द्वारा होता है, वात रंध्र के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, फिर सामान्य परत के द्वारा होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है, जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें जलोद्भिद पौधे की तो इनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये है आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। क्योंकि यार अगर बात की गैसों का आदान प्रदान तो किसके द्वारा होता है, सामान्य परत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सामान्य परत के द्वारा होता है अगर बात की जाए जलोद्भिद पौधों की। तो यहाँ जलोद्भिद पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, सामान्य परत द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए केंद्रीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसे डायरेक्ट आप समझ लीजिए यहाँ कि SBI कहाँ पर स्थित है। डायरेक्ट बताइए कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। जल्दी से राइट आंसर कौन सा होगा कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में या फिर भोपाल में। जल्दी से राइट आंसर क्या है कि SBI कहाँ पर स्थित है, अर्थात यहाँ शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। लखनऊ में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में या फिर भोपाल में। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आपको डायरेक्ट यार है कि SBI कहाँ पर स्थित है, हाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, हाँ शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है हाँ कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, हाँ SBI ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ओके, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विपोंसन क्या होता है। तो इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एमास्कुलेशन या विपोंसन। तो जल्दी से राइट आंसर क्या है कि विपोंसन में होता क्या है या फिर विपोंसन होता क्या है। पुंकेसर का निष्कासन होता है, परागकोश का निष्कासन होता है, परागकणों की कमी होती है, फिर ये सभी होता है। जल्दी से आएंगे कि विपोंसन होता क्या है, एमास्कुलेशन होता क्या है। पुंकेसर का निष्कासन होता है, परागकोश का निष्कासन होता है, परागकणों की कमी होती है, फिर ये सभी होता है। जल्दी से राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करें विपोंसन, तो विपोंसन अर्थात इमास्कुलेशन क्या होता है, ये होता है पुंकेसरों का निष्कासन। अर्थात यहाँ विपोंसन या फिर जो इमास्कुलेशन होती है, तो इसमें क्या किया जाता है यहाँ, इसमें जो होते हैं, ठीक है, इसमें जो पुंकेसर होते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। और ये किया जाता है यहाँ छोटी जो चिमटी होती है, छोटी जो यहाँ चिमटी होती है, तो इसके द्वारा क्या होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं उन सभी पुंकेसरों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है वायुमंडल में, तो जल्दी से चाहिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा कितनी होती है। 6% होती है, 3% होती है, 0.3% होती है, फिर 0.03% होती है। जल्दी से पाएंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। 6% होती है, 3% होती है, 0.3% होती है, फिर 0.03% होती है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ अगर बात करें वायुमंडल, ठीक है, अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में तो कितनी होती है CO2, ये होती है यहाँ 0.03%। राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि यार अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, ये होती है 0.03%। कितनी होती है, 0.03%। और अगर बात करें सोइल में, तो सोइल में कितनी होती है यहाँ CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है 0.3%। अर्थात यहाँ की जो वायुमंडल में होती है, ठीक है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इससे 8 से 10 गुना, ठीक है, 8 से 10 गुना जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पर पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है, सोइल में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, 0.3%। कितनी होती है, 0.3% होती है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए कि अगर आपसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में तो कितनी होती है, 0.03% होती है। अगर बात की जाए सोइल या फिर मृदा में, तो यहाँ मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है ये मात्रा होती है 0.3%, जो कि यहाँ वायुमंडल से कितनी होती है, 8 से 10 गुना होती है। कितनी होती है, 8 से 10 गुना होती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर